चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट नेक्स्ट पोएम हमारी जॉन कीट्स की ओड टू ऑटम। इंट्रोडक्शन टू द पोइट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सेम ही है, और इंट्रोडक्शन टू द पोएम पर हम आगे बढ़ते हैं। ओड टू ऑटम जॉन कीट्स की नेक्स्ट पोएम। ये एक ओड का एग्जाम्पल है, ओड है जो कि ऑटम सीजन के ऊपर लिखा है उन्होंने। देखिए इंट्रोडक्शन टू द पोएम। अब देखिए ये है ओड टू ऑटम बाय जॉन कीट्स। इंट्रोडक्शन टू द पोएम देखिए दोस्तों, ओड टू ऑटम इज द लिरिक ऑन ऑटम। ओड टू ऑटम ये जो पोएम है ये एक लिरिक है जो कि ऑटम सीजन के ऊपर लिखा गया है, क्योंकि ओड क्या होती है, एक लिरिकल पोएम होती है। द पोइट डिस्क्राइब्स द रिच ब्यूटी ऑफ द सीजन, और इस कविता में जो है पोइट ऑटम सीजन की जो रिच ब्यूटी होती है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। देखो आप, ऑटम सीजन में जनरली लोगों को ब्यूटी दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो उसी ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पर जॉन कीट्स। तो ये बिल्कुल कैसा काम हो गया, ये बिल्कुल कैसा काम हो गया, ये असंभव कार्य को संभव करके दिखाने जैसा काम हो गया। क्योंकि ऑटम सीजन में तो नहीं कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं वो, कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, कंसीड में कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं वो। लेकिन लोगों को जनरली, मैंने क्या बताया, जनरली लोगों को ऑटम सीजन में ब्यूटी दिखाई नहीं देती, इसीलिए तो वो ऑटम सीजन को डिजेनरेशन के साथ जोड़ते हैं। लेकिन उन्होंने ऑटम सीजन की भी ब्यूटी को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। तो ऑटम सीजन की रिच ब्यूटी के बारे में वो यहाँ पर बात कर रहे हैं। इट्स कलर, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑटम सीजन का कलर कैसा होता है, ऑटम सीजन के फ्रूट्स कैसे होते हैं, एंड दी अर्थ, और ऑटम सीजन में हमारी जो पूरी धरती है वो कैसे दिखाई देती है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। अनलाइक अदर पोइट्स ऑफ ऑटम, ये देखो ये आ गई वो बात जो मैं बता रहा हूँ। अनलाइक अदर पोइट्स ऑफ ऑटम, ऑटम सीजन के ऊपर दूसरे कई कवियों ने जो पोएम को लिखने की कोशिश की है उनसे अनलाइक यानी उनसे अलग। लाइक का मतलब उनके समान, अनलाइक मतलब उनके समान नहीं, उनसे अलग जो है ना। तो उन सभी पोइट्स से हट कर के, उन सभी पोइट्स के जैसे नहीं, उन सभी पोइट्स से अनलाइक होकर के, इट डज नॉट डेवलप द फीलिंग्स ऑफ मेलनकली। जैसा कि इंग्लिश लिटरेचर में कई सारे पोइट्स ने ऑटम सीजन के ऊपर जो पोएम लिखी है, तो उन्होंने क्या लिखा है, ऑटम सीजन को लेकर के अपनी मेलनकली की फीलिंग्स को, यानी अपने दुख की फीलिंग्स को जो है एक्सप्रेस करने की कोशिश की है ऑटम सीजन से कनेक्ट करके अपनी पोएम को। यानी कि कुछ लोगों ने, कुछ पोइट्स ने इंग्लिश लिटरेचर में अपनी दुख की फीलिंग्स को ऑटम सीजन के साथ जोड़ने की कोशिश की है। जनरली ऑटम सीजन के ऊपर लिखी गई जो पोएम्स और राइटिंग्स हैं वो इसी प्रकार की हैं, जिसमें एक व्यक्ति ने जो है, अधिकांशतः इंग्लिश लिटरेचर में ऑटम सीजन को दुख की फीलिंग के साथ जो है जोड़ करके एक्सप्रेस किया जाता है। लेकिन जॉन कीट्स ने ऐसा नहीं किया है, अनलाइक, उनके समान, बल्कि वो अनलाइक है यानी उनसे अलग है वो। उन्होंने जो है ऑटम सीजन के ऊपर दुख की फीलिंग को नहीं लिखा है, उन्होंने ऑटम सीजन को जो है मेलनकली फीलिंग के साथ कनेक्ट करने की कोशिश नहीं की है, बल्कि उनसे अलग होकर के उसकी सुंदरता को देखने की कोशिश की है, उसकी ब्यूटी को देखने की कोशिश की है, उसके फ्रूट्स को देखने की कोशिश की है, और ऑटम सीजन में पूरा एटमॉस्फेयर कैसा रहता है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, उसमें आनंद लेने की कोशिश की है उन्होंने। तो ये बिल्कुल असंभव कार्य को संभव करके दिखाना जैसा हो गया। ऑटम इज हियर नॉट पिक्चर्ड एज द सीजन ऑफ डेथ एंड डिके। ये देखो ये आगे बात, जैसा कि अधिकांश पोइट्स ने, अधिकांश राइटर्स ने ऑटम सीजन को अपनी राइटिंग्स में पिक्चराइज किया है, चित्रित किया है एज द सीजन ऑफ डेथ एंड डिके, मृत्यु का सीजन या पतन, डिके यानी पतन का सीजन। अधिकांश लोगों ने अपनी राइटिंग्स में ऑटम सीजन को डेथ और डिके के सीजन की तरह पिक्चराइज करते हैं बहुत सारे राइटर्स, लेकिन जॉन कीट्स ने ऐसा नहीं किया है। Autumn is personified here in the form of a woman in the farm of a farmer, gleaner and an orchard man. जबकि उन सभी पोइट्स के अनलाइक, यानी वो सारे के सारे राइटर्स जिन्होंने ऑटम सीजन को इस तरह से डिस्क्राइब किया है, उनसे अलग हट करके जॉन कीट्स यहाँ पर जो है अपनी इस पोएम में ऑटम सीजन को पर्सोनिफाई कर रहे हैं एक महिला के रूप में,
एक महिला के रूप में ऑटम सीजन को वो पर्सोनिफाई करते हैं इन द फार्म, जो कि खेत में काम कर रही है, एक फार्मर के रूप में, एक किसान के रूप में, महिला कृषक के रूप में। अ ग्लीनर, ग्लीन का मतलब होता है कलेक्ट करना। जो फसलें जो काटी जाती है तो फसल को काटने के बाद जब उनको इकट्ठा किया जाता है, ग्लीन किया जाता है, वो काम ग्लीनर, कलेक्ट करने वाली महिला के रूप में। एंड एन ऑर्चर्ड मैन, और उसके बाद में जो है एक ऑर्चर्ड मैन के रूप में भी उन्होंने जो है ऑटम सीजन को पर्सोनिफाई किया है। यानी महिला के रूप, महिला कृषक के रूप में भी और पुरुष कृषक के रूप में भी उन्होंने जो है यहाँ पे ऑटम सीजन को पर्सोनिफाई किया है। तो इसका मतलब ये पोएम ऑड तो है ही है, साथ ही साथ ये एक पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल भी है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वो ऑटम सीजन को जो है एक वुमन के रूप में, एक मैन के रूप में जो है पर्सोनिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा, पर्सोनिफाई किया है उन्होंने यहाँ पर। इसके बाद में सीधे आ जाइए नीचे से 4th नंबर की लाइन पर, देयर इज फाइन ऑब्जर्वेशन, मिली लाइन, देयर इज फाइन ऑब्जर्वेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ नेचर। इस पोएम में हमें जो है प्रकृति का बहुत ही सुंदर अवलोकन देखने को मिलता है। ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, बहुत अच्छा अवलोकन नेचर का अपने को देखने को मिलता है। एंड एन एक्सक्विजिट पिक्टोरियल क्वालिटी, और साथ ही साथ एक्सक्विजिट यानी कि विशिष्ट, पिक्टोरियल मतलब चित्रमय, चित्रित करती हुई विशेषता अपने को जो है देखने को मिलती है। यानी कि प्रकृति का बहुत ही सुंदर वातावरण, बहुत ही सुंदर अवलोकन आपको जो है इस पोइट्री में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो है एक बहुत ही विशिष्ट चित्रमय क्वालिटी जो है, आपको बहुत ही शानदार चित्रित करने वाली क्वालिटी, यानी पढ़ करके बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे, तो मानो जैसा जैसा पढ़ रहे हैं बिल्कुल वैसा वैसा चित्र जो है आपके दिमाग में बनता जा रहा है, उसको बोलते हैं पिक्टोरियल क्वालिटी। पिक्टोरियल क्वालिटी मतलब जो आप पढ़ रहे हो बिल्कुल वैसा वैसा अगर आपके दिमाग में तस्वीरें बनती जा रही है, उसकी बिल्कुल सीनरी बनती जा रही है, तो उसको बोलते हैं पिक्टोरियल क्वालिटी। तो इतनी शानदार पिक्टोरियल क्वालिटी जो है अपने को देखने को मिलती है इस पोएम में। The first two stanzas are a description of autumn। शुरू के दो स्टेंजाज हैं उनमें ऑटम सीजन का डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है, पर्सोनिफाइंग इट इन वेरियस वेज, और ऑटम को उन्होंने पर्सोनिफाई करने की कोशिश की है अलग अलग प्रकार से। एज अ विनोवर, एक विनोवर के रूप में, अ रीपर, रीप का मतलब काटना, फसल काटने वाली महिला के रूप में, ग्लीनर कलेक्ट करने वाली महिला के रूप में। एंड देन द थर्ड कंपेयर्स ऑटम विद द अदर सीजन्स, और उसके बाद में जो थर्ड स्टेंजा है वो ऑटम सीजन को दूसरे सीजन्स के साथ कंपेयर करता है। यानी पहले 2 स्टेंजाज में अपने को ऑटम सीजन का 3 स्टेंजाज में डिवाइडेड है पूरी पोएम, यानी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है पूरी पोएम। शुरू के 2 स्टेंजाज में ऑटम जो सीजन होता है उस ऑटम सीजन की ब्यूटी का डिस्क्रिप्शन है, और साथ ही साथ ऑटम सीजन को इन दोनों स्टेंजाज में उन्होंने पर्सोनिफाई किया है शुरू के 2 स्टेंजाज में। और लास्ट का जो एक स्टेंजा है उस लास्ट के स्टेंजा में उन्होंने जो है ऑटम सीजन को बाकी दूसरे सीजन्स के साथ कंपेयर किया है। तो केवल ये 3 चीज़ें अपने को पढ़नी है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करके उन्होंने पूरी पोएम लिखी है दोस्तों, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन टू द पोएम कंप्लीट है। कल मीनिंग्स लिख करके शुरू करेंगे इसको पढ़ना। और पोएम है, करते हैं शुरू, लिखिए मीनिंग्स। सीजन ऑफ माइस्ट, माइस्ट का मतलब होता है कोहरा या धुंध, कोहरा या धुंध, माइस्ट कोहरा या धुंध, धुंध पड़ती है वो। मेलो, मेलो का मतलब पक जाने, फल पक जाने की वजह से जो सॉफ्ट हो जाता है ना बहुत ज़्यादा, उसको बोलते हैं मेलो। राइपनेस की वजह से जो फलों के अंदर सॉफ्टनेस आ जाती है, जो कोमलता आ जाती है, उसको बोलते हैं मेलो। मेलोडी अलग है, मेलो। फ्रूटफुलनेस, फ्रूटफुलनेस, फ्रूटफुलनेस का मतलब फलों में पकाव आना, फ्रूटफुलनेस फलों में पकाव आना, फलों में पकाव आना। इसके नीचे है क्लोज बूजम फ्रेंड, क्लोज का मतलब बहुत ही घनिष्ठ, ये तो पता होगा ही सही। बूजम फ्रेंड का मतलब जिगरी दोस्त, बूजम फ्रेंड, बूजम का मतलब होता है छाती, है ना, छाती के लगा के रखने वाला दोस्त।
जिगरी दोस्त, बहुत ही करीबी मित्र, है ना, बहुत ही घनिष्ठ करीबी मित्र। मैच्योरिंग सन, सन का मतलब तो सूरज है, मैच्योरिंग का मतलब, अब देखिए अभी सर्दी में सूरज किधर की तरफ रहता है, मकर रेखा की तरफ, कैप्रिकॉर्न लाइन की तरफ। तो कैप्रिकॉर्न लाइन पे जब सूरज रहता है तो अपने इधर की तरफ इंडिया में जो है सूरज की जो रेज होती है वो तिरछी पड़ती है। लेकिन जब सूरज इधर कर्क रेखा की तरफ आता है, तो कर्क रेखा की तरफ आता है तो अभी जो सूरज, अभी जैसे विंटर सीजन है तो अभी तो बहुत ही तिरछी रोशनी पड़ रही है, तो सन कैसा है, माइल्ड है। माइल्ड का मतलब वीक है, सॉफ्ट है ना, बहुत हल्की हल्की रोशनी, हल्की हल्की गर्मी अपने को सूरज की महसूस होती है। लेकिन जब सूरज इधर कैंसर पे आता है, यानी कर्क रेखा के ऊपर आता है, तो यहाँ से सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी जो है इंडिया के ऊपर पड़ती है, और जब सीधी सूरज की किरणें पड़ती है तो गर्मी बढ़ जाती है, उसी को कहा है मैच्योरिंग सन। भाई अभी तो सूरज कैसा है, विंटर सीजन में तो माइल्ड, वीक। अब धीरे धीरे जैसे गर्मी आएगी, यानी समर का सीजन आएगा, वैसे वैसे सूरज की गर्मी जो है बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो सूरज की वो जो गर्मी बढ़ती है ना, उसको बोलते हैं अपन मैच्योरिंग सन। समर के सीजन में, गर्मी के मौसम में सूरज की किरणों में, यानी कि सूरज में जो तेजी आती है, रोशनी में गर्मी जब बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं मैच्योरिंग सन। जैसे अपन दिन के बारे में बोलते हैं कि भाई सवेरे सुबह 6-7 बजे के आसपास जब सूर्य उदय होता है, तो सनराइज जब होता है, तो उस टाइम पे सूरज जो है बहुत ही यंग रहता है। यंग यानी कि छोटा मतलब जैसे अभी अभी निकला ही है ना, इस वजह से वो वाला यंग। फिर दिन मैच्योर कब होता है, 12-1 बजे के आसपास, क्योंकि 12-1 बजे के आसपास सूरज जो है अपनी पूरी गर्मी पे रहता है, यानी कि उस टाइम पे दिन जो है आधा बीत चुका होता है और सूरज अपनी पूरी रोशनी जो है बिखेर रहा होता है। तो दिन मैच्योर कब होता है, 12-1 या 2 बजे के आसपास। तो उसको बोलते हैं अपन मैच्योर हो जाना, यानी बड़े हो जाना। जैसे आप मैच्योर हो गए, ठीक है, ऐसे ही दिन मैच्योर हो जाता है और ऐसे ही सूरज मैच्योर हो जाता है, यानी उसकी गर्मी जब बढ़ जाती है, कब, समर सीजन में, उसको बोलते हैं मैच्योरिंग सन। कॉन्स्पायर का मतलब षड्यंत्र करना, प्लान बनाना। षड्यंत्र मत लिखना, प्लान लिखना, प्लान बनाना, योजना बनाना। कॉन्स्पायर का मतलब वैसे षड्यंत्र करना होता है, लेकिन यहां पर वो षड्यंत्र नहीं कर रहा है, यहां पे वो प्लान बना रहा है, योजना बना रहा है। लॉर्ड एंड ब्लेस, पूरा इसको अंडरलाइन करके लिख लीजिए। फलों में रस भरना, फलों में रस भरना और फलों को पकाना। अब रस कब भरेगा, जब फल पकेंगे, तो वो लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, जाहिर सी बात है, फलों में रस तभी भरेगा जब फल पक जाएंगे पूरी तरह से। फलों में रस भरना, तो लोड करना मतलब लोड करना। अब देखो, फलों को लोड करना यानी फलों को पकाना। फल लोड कब होंगे, जब पूरी तरह से वो पक जाएगा। एंड ब्लेस करना यानी फलों को आशीर्वाद देना, यानी फलों में रस भरना, कुल मिलाकर के। तो लॉर्ड एंड ब्लेस पूरा इसका मतलब हो जाएगा फलों को इतना पका देना कि उनमें रस भर जाए, यानी पूरी तरह से फल जो है परिपक्व हो जाए, पक जाए एकदम। इसके नीचे है वाइन्स, अंगूर की बेलें। वाइन्स, अंगूर की बेलें। वाइन्स, अंगूर की बेलें। राउंड यानी चारों ओर, राउंड यानी कि चारों ओर आगे बढ़ना, चारों ओर आगे बढ़ना, ऐसे लिखो इसको, चारों ओर आगे बढ़ना, चारों तरफ फैल जाना, चारों तरफ आगे बढ़ना या चारों तरफ फैल जाना। थैच ईव्स, थैच ईव्स को अंडरलाइन करके लिखिए। थैच ईव्स, किसी कुटिया के किनारे, पहले लिख लो अभी समझाता हूं। किसी कुटिया के किनारे, किसी कुटिया के किनारे। कुटिया के किनारे। अब कुटिया के किनारे का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज कीजिए कहीं किसी का फार्म हाउस है, कहीं किसी का खेत है, तो किसी के खेत में सपोज कीजिए अगर जैसे मकान बना हुआ है, समझ जाना ऐसे ही, जैसे किसी का मकान बना हुआ है, सपोज कीजिए किसी के फार्म हाउस में, किसी के खेत में या किसी के मकान में, जहाँ कहीं भी है, तो
ये कुटिया के जो किनारे होते हैं, ये वाले किनारे, ये वाले किनारे, ये किनारे, ये किनारे, तो अंगूर की बेलें या कोई भी बेल जो होती है वो इनके सहारे सहारे सरक सरक के ऐसे ऊपर आगे बढ़ जाती है ना। जैसे ही मान लो सपोज करो यहाँ पे जैसे अंगूर की बेल उग रही है तो धीरे धीरे वो यहाँ पे सरक सरक के ऊपर आ गई, फिर इस किनारे किनारे यहाँ तक आ जाएगी, फिर इसके किनारे किनारे यहाँ तक बढ़ जाएगी, फिर यहाँ तक बढ़ जाएगी, फिर यहाँ तक फैल जाएगी। इसको कहते हैं चारों तरफ किनारे किनारे फैल जाना। ठीक है, राउंड यानी चारों तरफ फैल जाना। किसके चारों तरफ? थैच ईव्स, कॉटेज के किसी कुटिया के चारों तरफ किनारों पर। टू बेंड, बेंड का मतलब झुकाना, बेंड यानी झुकाना। एप्पल्स यानी कि सेब, मोस्ट यानी कि काई जमे हुए, मॉस का मतलब काई, और मौसी, मौसी का मतलब जो हमारी मौसी होती है वो वाली नहीं, मौसी, लेकिन मौसी, मौसी का मतलब, अच्छा ये इंग्लिश का मीनिंग है, वाकई में इंग्लिश का मीनिंग है ये मौसी। एक तो अपन बोलते हैं हिंदी में मौसी, जो हमारी मौसी होती है, और इंग्लिश में अपन बोलते हैं मौसी। इट्स वेरी मौसी, इट्स वेरी मौसी, ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है काई लगी हुई। जैसे मान लो कहीं पे काई लगी हुई है तो आप क्या बोलोगे? इट्स वेरी मौसी, डोंट गो देयर, यू विल स्लिप देयर, है ना। वो बहुत काई जमी हुई है। जैसे मान लो कहीं पे ये नागदा वगैरह में, कुंड वगैरह पे अपन जाते हैं तो वहाँ पे काई जमी रहती है, तो अपन बच्चों को सावधान कर देते हैं, केयरफुल, बी केयरफुल, है ना। बहुत ही ज़्यादा मौसी है वो स्टेयर्स, वो सीढ़ियाँ, पैर स्लिप हो जाएगा। तो यार, अरे मौसी, मौसी कहाँ है, मौसी कहाँ है, मौसी, अरे नहीं नहीं वो वाली मौसी, अच्छा बिल्ली मौसी। मोस्ट कॉटेज ट्रीज, कॉटेज ट्रीज का मतलब ये हमारे आंगन में जहाँ पे हमारी कुटिया है, कॉटेज का मतलब होता है कुटिया, है ना। तो जहाँ पे हमारी कुटिया है उस कुटिया का जो आंगन है उसके चारों तरफ उगे हुए पेड़, कॉटेज ट्रीज, है ना। कुटिया के चारों तरफ या आसपास उगे हुए पेड़, कॉटेज ट्रीज। फिल का मतलब भरना, ऑल फ्रूट यानी कि सारे फलों को, फिल यानी भरना, ऑल फ्रूट सारे फलों को, राइपनेस यानी पकाओ, पका हुआ ना, राइपनेस। टू द कोर, टू द कोर को पूरा अंडरलाइन करके लिख लीजिए, एंटायरली, पूरी तरह से, इंटायरली पूरी तरह से। इसके नीचे है स्वेल, स्वेल का मतलब होता है फुलाना, फुलाना, स्वेलिन आ जाती है, अपन कहते हैं ना, अपन स्वेलन आ गई, सूजन आ गई, तो जहां पे सूजन आती है वहां पे फूल जाता है, तो स्वेल का मतलब फुलाना। अब फुलाने से मतलब यहाँ पे फलों को फुलाने से है, यानी फलों को पकाना, फलों को फुलाना मतलब फलों को पकाना। द गुवर्ड, गुवर्ड का मतलब है गूदे वाले फल, गुवर्ड, गूदे वाले फल, जिसके अंदर आपने देखा होगा कोई भी ऐसा फल जिसके अंदर वो कोमल कोमल पार्ट होता है उसको बोलते हैं गूदे, गूदेदार फल, गूदे वाला फल। प्लम, प्लम का मतलब होता है पकाना, आकार बढ़ाना, मोटा करना, फलों के आकार को बढ़ाना, मोटा करना, पकाना, क्योंकि फल जब पकता है तो मोटा हो जाता है, तो प्लम्प करना, फुलाना, मोटा करना। हैजल, हैजल को अंडरलाइन करके लिख लीजिए, अ स्मॉल ट्री दैट प्रोड्यूसेस, अ स्मॉल ट्री दैट प्रोड्यूसेस स्मॉल नट्स, अ स्मॉल ट्री दैट प्रोड्यूसेस स्मॉल नट्स। नट्स तो जानते हो ना आप, ये जो ड्राई फ्रूट्स टाइप के जो होती है चीज़ें, जैसे अखरोट वगैरह, बादाम, ये सारी चीज़ें जो होती है ये नट्स में काउंट होती है, सारी की सारी चीज़ें नट्स में। शेल्स, शेल्स का मतलब है, शेल्स को अंडरलाइन करके लिखिए, शेल, शेल का मतलब है हार्ड आउटर पार्ट। ये इस तरह के जो नट्स होते हैं ना, हार्ड आउटर पार्ट, हार्ड का मतलब कठोर, आउटर यानी बाहरी, पार्ट यानी हिस्सा। अब देखो अधिकांशतः जो नट्स होते हैं जैसे अखरोट वगैरह, देखो आप बाहर का हिस्सा कितना कठोर होता है, उसका चबने में नहीं आता, कोई अगर चबाना चाहे तो, है ना। तो बहुत जो है, हाँ बाहर की साइड से, हाँ लोखंडी दांत पूरे, हाँ धरे के धरे रह गए थे उसके लोखंडी दांत। अरे अंदर की साइड से सामने ना, अंदर की साइड से तो फिर भी वो थोड़ा कोमल होता है, लेकिन बाहर की साइड से बड़ा कठोर होता है, पत्थर की देकर के तोड़ना पड़ता है, या ताले वाले से, कोई भी भारी चीज से, है ना।
आपने ऐसे तोड़ लिया था क्या? ऐसे टूट जाता है। हाथ से तोड़ लिया? हाथ से नहीं, पर वो कच्चे पके हुए होते होंगे शायद। पके हुआ। पके हुए कहाँ से आ गए? तो आपने किससे तोड़ा था? हाथ से तोड़ा था या ऐसे? तोड़ लिया था मैंने। हाथ से ही? गजब, वेरी नाइस। चलिए, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। विद अ स्वीट, स्वीट का मतलब मीठा, स्वीट यानी मीठा। कैनल, कैनल को अंडरलाइन करके लिख लीजिए। फलों के अंदर की जो मिठास होती है, फलों के अंदर की जो मिठास होती है उसको बोलते हैं अपन कैनल। फलों के, और ये कैनल कहाँ पे देखने को मिलती है अपने को? अंदर वाले पार्ट में, फलों के अंदर वाले पार्ट में। जैसे आप पपीता खा रहे हो या तरबूज खा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे पपीता लिया अपन ने। अब पपीता अगर लेते हैं तो पपीता को जब काटते हैं तो अंदर आपने देखा होगा वो काले काले जो बीज निकलते हैं, वहाँ पे कितना मुलायम जैसा पार्ट रहता है ना, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट। तो उसको बोलते हैं अपन कैनल वाला पार्ट, बिल्कुल मुलायम वाला पार्ट, वो चीज़। अभी जैसे एप्पल आपने काटा, अब एप्पल को जब आप काटोगे, चाकू से मत काटो उसको, जो है थोड़ा सा ऐसे कट लगा करके और यूँ तोड़ो, और यूँ तोड़ करके जब वो आधा हो जाएगा ना, तो उसके बीच वाले पार्ट में ऐसे जो है आप ऐसे उंगली डाल करके ऐसे निकालो, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा आपको महसूस होगा, बिल्कुल एकदम। तो उसको बोलते हैं अपन कैनल वाला पार्ट, जो बहुत ही मीठा होता है ना, खाने में। टू सेट बडिंग मोर, बड का मतलब लिख लीजिए आप प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना। बडिंग मोर, मोर का मतलब और ज़्यादा, अधिक। स्टिल मोर, लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, बीज का मतलब मधुमक्खियां। Until they think warm days, warm days यानी कि गर्म दिन। will never cease, cease का मतलब रुक जाना, ख़त्म हो जाना, समाप्त हो जाना, समाप्त हो जाना। cease का मतलब समाप्त हो जाना, रुक जाना, समाप्त होना ज़्यादा सही है लेकिन यहाँ पे। फोर, इसके नीचे है फोर, फोर यानी क्योंकि, बिकॉज, फोर क्योंकि, बिकॉज। समर यानी गर्मी का मौसम। ओवरब्रिम, ओवरब्रिम कर देना मतलब, इसको भी समझ लीजिए ओवरब्रिम का मतलब क्या होता है। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे कि ये कोई ग्लास है पंजाब वाला, जहाँ पे लस्सी मिलती है, इतने बड़े बड़े ग्लास में पीते हैं हम। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये ग्लास है, अब इस ग्लास के ऊपर की जो किनोर होती है इसको बोलते हैं अपन ब्रिम। ये तो नाउन है, ब्रिम, ये किनोर, ऊपर वाली किनोर को। अब चाहे ग्लास हो या कोई भी कंटेनर हो, कोई सा भी पात्र हो, बाउल ले लो, कटोरी ले लो, भगोनी ले लो, कुछ भी ले लो, ऊपर की जो किनोर होगी इसको अपन ब्रिम बोलते हैं। अब अगर सपोज कीजिए अपन इसमें कुछ भी डालेंगे, जैसे पानी डालो, दूध डालो, कुछ भी डालो, तो जब ये गिलास पूरा इस किनोर तक, इस ब्रिम तक भर जाएगा, और उसके बावजूद आप उस चीज़ को डालते रहोगे, भरते रहोगे, भरते रहोगे, तो वो चीज़ एक टाइम ऐसा आएगा कि इस किनोर तक तो भर जाएगी, और फिर भी अगर आप डालते रहोगे तो इस किनोर से बाहर निकल करके और नीचे ढुलना शुरू हो जाएगी। और तो इसी चीज़ को अपन बोलते हैं ओवरब्रिम करना। ओवरब्रिम, ओवरब्रिम का मतलब किसी भी पात्र में किसी चीज़ को इतना भर देना फुल कि वो बाहर निकल करके जो है ढुलना शुरू हो जाए, स्पिल होना शुरू हो जाए, बिखरना शुरू हो जाए, उसको बोलते हैं ओवरब्रिम। और ये ब्रिम जो है, जैसे अपन पानी भर रहे हैं अगर अपन, तो अपन क्या बोलेंगे, सेंटेंस क्या बनाएंगे, वाटर, जैसे पानी अगर भर गया बाल्टी में और भरने के बाद किनोर तक, ब्रिम तक भर गया, और फिर भी अगर ढुल रहा है तो अपन क्या बोलेंगे, वाटर इज ब्रिमिंग, वाटर इज ब्रिमिंग। और यहाँ पे जो ब्रिम होगा ये वर्ब होगी, ये नाउन है, ये वर्ब। ओवरब्रिम, ओवरब्रिम मतलब इतना भर जाना कि बाहर निकलना शुरू कर देना। क्लैमी, क्लैमी का मतलब होता है चिपचिपा, क्लैमी, चिपचिपा, कोई भी चिपचिपी चीज़, जैसे गोंद होता है या कुछ भी और ले लो आप, क्लैमी, चिपचिपा। सेल्स, सेल्स का मतलब है, अब यहाँ पे सेल का देखो बहुत सारे मीनिंग होते हैं सेल के, है ना। अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अगर खोलोगे तो काफ़ी सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। सबसे पहला
सेल का मीनिंग जो हमने जाना था, समझा था, वो था कोशिका, है ना, सेल, कोशिका। क्योंकि बचपन से 6-7 क्लास से जो है यही पढ़ते आ रहे हैं, मानव कोशिका, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, है, वो फोटोज़ वगैरह भी आपने बनाए होंगे साइंस की कॉपी में, है ना, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, है ना, राइजोसोम, फलाना ढिंकाना, कोशिका का वो पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, केंद्रक वगैरह, ये सारी चीज़ें, पादप झिल्ली, फलाना झिल्ली, ढीगड़ा झिल्ली, जो भी है वो, हाँ, तो ये सारी चीज़ें हम सब ने जानी है। तो पहला तो होता है सेल, सेल का मतलब कोशिका। एक सेल का मतलब जेल को भी बोलते हैं अपन, सेल, जेल। और एक सेल, यहाँ पे इस सेल से मतलब है जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, उस मधुमक्खी के छत्ते में जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना, आपने देखा होगा, छत्ता देखा है ना, टूटने के बाद तो खाली जब वो हो जाता है तो बीच बीच में छोटे 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 छेद होते हैं उसमें, तो जिसमें वो क्या करती है मधुमक्खियाँ, फूलों के ऊपर से रस को, पराग कणों से उस रस को इकट्ठा करती है और लाकर के उन सेल्स में भर देती है। वो मधुमक्खियाँ गर्मी के मौसम में ये काम करती है, फूलों के ऊपर बैठ करके उनके पराग कणों से रस इकट्ठा करती है और लाकर के उन सेल्स में जमा करने का काम कर देती है। और इतना जमा कर देती है कि वो शहद जो है, वो फूलों का रस जो है, वो ओवरब्रिम होना शुरू हो जाता है। ओवरब्रिम यानी इतना भर जाती है वो सेल्स उस छत्ते की कि वो शहद बाहर निकल करके टपकना शुरू कर देते हैं। ये है रेफरेंस। ओवरब्रिम मतलब वो मधुमक्खियाँ जो है गर्मी के मौसम में फूलों के रस को ला ला करके अपने सेल्स में, अपने छत्ते के छोटे छोटे छेदों में इतना जमा कर देती है कि वो जो है ओवरब्रिम, बाहर निकल करके बहना शुरू हो जाता है। ये रेफरेंस है यहाँ पर, ये है मीनिंग। सेल्स का मतलब वो छोटे छोटे जो छेद होते हैं मधुमक्खी के छत्ते में, वो। चलिए पढ़ते हैं हम, करें स्टार्ट। देखिए भाई, ऑड टू ऑटम बाय जॉन कीट्स। समझिएगा दोस्तों ध्यान से। सीजन ऑफ माइस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, सबसे पहली ही लाइन में जॉन कीट्स जो है ऑटम सीजन को 2 नामों से पुकारते हैं, उसको एड्रेस कर रहे हैं। वो ऑटम सीजन को क्या कह के एड्रेस करते हैं? वो ऑटम सीजन को एड्रेस करते हुए जॉन कीट्स यहाँ पर कहते हैं अपनी इस पोएम में कि ओ सीजन ऑफ माइस, यानी कि ऑटम सीजन तुम कोहरे का सीजन हो। ओ सीजन ऑफ माइस्ट, यानी कि ऑटम सीजन जो है तुम कोहरे का सीजन हो, यानी कि ऑटम सीजन में कई बार हमें जो है हल्का हल्का कोहरा, हल्की हल्की धुंध जो है चारों तरफ वातावरण में देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो उन्होंने ऑटम सीजन को क्या कह के पुकारा है? सीजन ऑफ माइस्ट। और सेकेंड नंबर पे वो ऑटम सीजन को एड्रेस करते हुए कहते हैं एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, द सीजन ऑफ माइस्ट। ये पहला नाम हो गया जिस नाम से उन्होंने ऑटम को पुकारा है, और दूसरा नाम हो गया द सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस, सीजन ऑफ माइस्ट एंड द सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस। तो ये दोनों नाम ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। जैसे अपन ने ऑड टू इवनिंग में ध्यान रखा है ना, वो सारी चीज़ें कितने नामों से उनको पुकारा था उन्होंने, ओ निम्फ, रिजर्व वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। तो ये नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं कि फला फला पोएम में पोइट ने जो है इसको किस नामों से पुकारा है। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, सीजन ऑफ माइस्ट एंड मेलो, द सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस। तो जॉन कीट्स ऑटम सीजन के बारे में कहते हैं कि ओ ऑटम सीजन जो है वो कोहरे का सीजन होता है एंड मेलो फ्रूटफुलनेस का सीजन होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब ऑटम सीजन का आगमन होता है तो चारों तरफ अपने को जो है वातावरण में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जो है कोहरा और धुंध दिखाई देती है, और पूरे वातावरण में जो फल होते हैं उनमें पकाव आना शुरू हो चुका होता है, इसीलिए फल पकना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने जो है मेलो फ्रूटफुलनेस का सीज़न ऑटम को कह करके पुकारा है। यानी जैसे ही ऑटम सीजन का आगमन होता है, ओ ऑटम सीजन तुम सीजन ऑफ माइस्ट भी हो और सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस भी हो। यानी कि ऑटम सीजन का जब आगमन होता है तो पूरे चारों तरफ वातावरण में हमें हल्का हल्का कोहरा धुंध दिखाई देती है, और इस समय यानी ऑटम सीजन में जो है फलों में पकाव भी आना शुरू हो चुका होता है, यानी फल पकना शुरू कर देते हैं, है ना।
और इतना पक जाते हैं कि मिठास भर जाती है उनके अंदर, सॉफ्ट बन जाते हैं वो पक करके, इतना मैच्योर हो जाते हैं, फलों में पका हुआ आना शुरू हो जाता है। इसीलिए उन्होंने इन दोनों नामों से ऑटम को पुकारा है। आगे देखिए, एक और नाम से वो ऑटम सीजन को यहाँ पर पुकार रहे हैं। ये तीसरे नंबर का नेम है, और क्या है वो ऑटम सीजन को कह करके पुकारते हैं, क्लोज बूजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। यानी ओ ऑटम सीजन, तुम मैच्योर होते हुए सूरज के, अब सूरज मैच्योर कब होता है? गर्मी के मौसम में, क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा तेज ऊष्मा, सबसे ज़्यादा सनलाइट अपने को कब महसूस होती है? समर सीजन में, क्योंकि विंटर सीजन में तो सन काफ़ी माइल्ड होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है, उसकी धूप अपने को बहुत सॉफ्ट फील होती है। और सबसे ज़्यादा गर्मी हमें समर के सीज़न में लगती है, क्योंकि उस समय सनलाइट जो है बहुत तेज़ पड़ रही होती है। तो इसीलिए उस टाइम के सन को मैच्योरिंग सन कहा है। अब देखो, मैच्योर या मैच्योर्ड सन भी वो कह सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा है मैच्योरिंग, यानी कि परिपक्व होता हुआ सूरज। यानी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ है, क्योंकि ऑटम सीजन आ रही है, पूरी तरह से आई नहीं है अभी, है ना। तो मतलब जैसे जैसे ऑटम सीजन का आगमन हो रहा होता है, चारों तरफ अपने को जो है वातावरण में हल्का हल्का कोहरा और हल्की हल्की धुंध दिखाई देने लग जाती है। इसीलिए उन्होंने ऑटम को सीजन ऑफ माइस्ट कहा है। और जैसे ही ऑटम सीजन का आगमन होता है तो चारों तरफ फलों में जो है, प्रकृति में फलों में पकाव आना शुरू हो जाता है, फल पकना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए इसको इन्होंने सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस कहा है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ऑटम सीजन है वो मैच्योर होते हुए सूरज का बहुत ही करीबी मित्र है। क्या है? ऑटम सीजन पर्सोनिफाई कर दिया ना उन्होंने यहाँ पे, सूरज को भी पर्सोनिफाई कर दिया और ऑटम को भी पर्सोनिफाई कर दिया उन्होंने यहाँ पे, क्योंकि सूरज और ऑटम मित्र नहीं हो सकते दोस्तों, लेकिन मित्र की तरह उन्होंने उनको इमेजिन किया है। तो इसीलिए उन दोनों को यहाँ पर उन्होंने पर्सोनिफाई कर दिया। अब पर्सोनिफाई कर दिया तो क्या कह रहे हैं वो, कि ऑटम सीजन जो है वो मैच्योर होते हुए सूरज का बहुत ही करीबी मित्र है ऑटम सीजन। ठीक है, द क्लोज बूजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। और सूरज मैच्योर क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है जब ऑटम सीजन आता है तब। तो इसीलिए मैच्योर होते हुए सूरज का सबसे करीबी मित्र उन्होंने ऑटम सीजन को कहा है। 3 नाम ध्यान रखिएगा, सीजन ऑफ माइस्ट, सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस एंड क्लोज बूजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। ये 3 नामों से उन्होंने जो है ऑटम सीजन को पुकारा है यहाँ पे। अब देखिए, गर्मी जो है बढ़ना शुरू हो जाती है ऑटम सीजन के आते ही। चारों तरफ हल्का हल्का सुबह सुबह जो है थोड़ा थोड़ा कोहरा अपने को देखने को मिलता है और फलों में पकाव आना जो है पूरी प्रकृति में शुरू हो जाता है। क्यों? उसका रीज़न ये है क्योंकि मैच्योर होते हुए सूरज का जो करीबी मित्र है ऑटम सीजन, ये ऑटम सीजन अपने दोस्त, अपने मित्र, अपने करीबी मित्र मैच्योरिंग सन के साथ क्या कर रहा होता है? कंस्पायरिंग, योजना बना रहा होता है। यानी ये दोनों मित्र मिलकर के कंस्पायर कर रहे होते हैं, प्लानिंग कर रहे होते हैं, योजना बना रहे होते हैं। क्या करने की? कंस्पायरिंग विद हिम। यानी कि ये ऑटम सीजन अपने क्लोज बूजम फ्रेंड मैच्योरिंग सन के साथ, विद हिम किसके लिए आया है? मैच्योरिंग सन के लिए आया है। यानी ऑटम सीजन क्या करता है? हिम, उसके साथ, यानी अपने करीबी मित्र मैच्योरिंग सन के साथ मिलकर के कंस्पायर कर रहा होता है, योजना बना रहा होता है। क्या करने की? हाउ टू लॉर्ड एंड ब्लेस, कि किस प्रकार से पूरे वातावरण में, पूरी प्रकृति में फलों में पकाव किस तरह से लाना है, फलों को पकाना किस प्रकार से है, फलों में रस कैसे भरना है, इस बात की योजना बना रहे होते हैं दोनों मित्र मिलकर के। ठीक है, ये है पर्सोनिफिकेशन। अब देखिए कि होता क्या है। ऑटम सीजन जो है, ऑटम सीजन और सूरज जो सन है, ये दोनों एक फ्रेंड की तरह मान लीजिए आप, है ना। ऑटम सीजन के आने से पहले, अब ये दोनों फ्रेंड मिलते कब हैं? जब ऑटम सीजन आता है। ठीक है, वरना इससे पहले ये दोनों जो है अलग अलग जगह घूम रहे होते हैं। जैसे सूरज जो है कैप्रिकॉन लाइन पे घूम रहा होता है, उधर ऑस्ट्रेलिया साइड, है ना, दक्षिणी उधर चला जाता है, भूमध्य सागर के उधर की तरफ चला जाता है, मेडिटेरियन सी के। और जो ऑटम सीजन है वो भी कहीं ना कहीं घूमने चली जाती है ना, फॉरेन में घूम रहे होते हैं दोनों के दोनों। सूरज इधर की तरफ घूम रहा होता है, ऑटम भी जो है कहीं और दूसरे देशों में घूम रही होती है। जहाँ भी ऑटम सीजन आती है वहाँ पे चली जाती है वो। और जब इंडिया में ऑटम सीज़न आनी होती है, ये भी मार्च अप्रैल के महीने में,
तो फिर इंडिया में आ जाती है मार्च अप्रैल में। अभी मार्च अप्रैल आने वाला है, तो अभी मार्च अप्रैल में ऑटम सीज़न अभी फॉरेन में घूम रही है और फ्लाइट्स में बैठ करके जो है अभी इधर इंडिया आ जाएगी वो। और मार्च अप्रैल में जैसे ही ऑटम सीज़न आएगी तो यहाँ इंडिया में जो है शिमला में उसका मकान है, तो शिमला में जो है मकान में रहेगी कुछ दिन। उसके बाद फिर जैसे ही सूरज इधर की तरफ आएगा 21 मार्च को, 21 मार्च याद है ना आपको, 21 मार्च को भूमध्य रेखा पे सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है। और 21 जून 21 4 डेट्स हैं, 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर, ठीक है। जिसमें से 21 मार्च को भूमध्य रेखा के ऊपर, 21 जून को कर्क रेखा के ऊपर, उसके बाद में 23 सितंबर को वापस भूमध्य रेखा के ऊपर और 22 दिसंबर को मकर रेखा के ऊपर, ठीक है। ये 4 डेट ध्यान रखिएगा, 21 21 23 22, 21 21, ये गिनती ध्यान रखो, ट्रिक से याद रखा करो चीज़ें, रटा मत करो। 21 21 23 22, पहले 21 फिर 21 फिर उसके बाद में आता है 23, उसके बाद में आता है 22। नहीं सर 22 पहले आता है, नहीं 22 नहीं, इस वाली गिनती में 23 पहले आएगा। 21 21 23 22, है ना। अब महीने याद रखने हो तो 3 का गैप दे दो, 3 3 6 3 9 3 12, यानी मार्च फिर जून, पहले तीसरा महीना फिर छठा महीना फिर सितंबर का महीना फिर दिसंबर का महीना, 21 21 23 22, ठीक है। तो जैसे ही 21 मार्च आएगा तो सूरज भी जो है इधर आ जाएगा मेडिटेरियन सी पे। फिर यहाँ पर आकर के ये दोनों मिलते हैं, यहाँ पर इंडिया की तरफ आ जाता है वो, श्रीलंका में उतरता है, श्रीलंका में उतर करके क्योंकि भूमध्य सागर वहीं पे ही है, फिर इधर इंडिया आ जाता है फ्लाइट लेकर के। और यहाँ पर आकर के शिमला जाता है अपने दोस्त, अपने करीबी बूजम फ्रेंड से मिलने, है ना। किससे मिलने हैं? ऑटम सीज़न से मिलने हैं। अब ऑटम सीज़न और सूरज ये दोनों मिलते हैं, इनके घर पे बैठते हैं ये आराम से। ऑटम सीज़न का जहाँ मकान है शिमला में, वहाँ पे ठंडी ठंडी छाँव, क्योंकि हल्का हल्का ठंड रहती है उधर पहाड़ी एरिया में, तो बैठ करके दोनों कॉफ़ी पीते हैं आराम से, टेबल पे कुर्सी पे बैठ करके बातें करते हैं और योजना बनाते हैं। हाँ भाई काम पे लग जाओ अब। और किस चीज़ की योजना बनाते हैं कि अब पूरे जहाँ पे ऑटम सीज़न चल रहा था वहाँ पे सूरज चला गया, तो वहाँ पे तो उन्होंने जो है जो भी फलों में पकाओ भरना था, जहाँ के फल पकाने थे उस देश के फल पका दिए। लेकिन अब हम कहाँ पर आ गए हैं? इंडिया में। अब हमें इंडिया के फल पकाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बैठ करके दोनों जो है बैठ करके योजना बना रहे होते हैं। हाँ भाई बताओ क्या क्या चाहिए, सामान लिखाओ पहले। फलों को पकाने के लिए आधा किलो ये चाहिए, 2 किलो ये चाहिए, पाव भर ये चाहिए, इतने गिरी चाहिए, ये चाहिए, सारे सामानों की लिस्ट वगैरह तैयार करते हैं। और उसके बाद दोनों मित्र मिलकर के जो है काम पे लग जाते हैं। क्या? फलों में रस भरने के काम को शुरू कर देते हैं दोनों मित्र मिलकर के। इस बात की योजना बना रहे होते हैं, चारों तरफ वातावरण में जो है फलों को पकाने का काम शुरू कर देते हैं। तो कितनी बढ़िया इमेजिनेशन है, देखो आप। दोनों दोस्त मिलकर के जो है पूरे वातावरण में फलों को पकाने की योजना बना रहे होते हैं, ऑटम सीजन और मैच्योरिंग सन मिलकर के। अब क्या, हाउ टू लॉर्ड एंड ब्लेस, कि किस प्रकार से पूरे प्रकृति को, पूरे वातावरण को जो है विद फ्रूट, किस प्रकार से पूरे वातावरण में चारों तरफ पूरी प्रकृति में फलों को पकाना है, पूरे वातावरण में राइपनेस लानी है विद फ्रूट, फलों के साथ। यानी पूरे वातावरण में चारों तरफ जो फल लगे हुए हैं पेड़ पौधों के ऊपर, उन फलों को जो है किस प्रकार से उनमें राइपनेस भरनी है, इस चीज़ की योजना बना रहे होते हैं। किस प्रकार से उनको पकाना है, इस चीज़ की दोनों दोस्त मिलकर के योजना तैयार कर रहे होते हैं। और पकाओ किस में भरना है? द वाइन्स, बहुत सारे फलों में। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे अंगूर की बेलें लिखी है उन्होंने, अंगूर की बेलों में किस प्रकार से रस भरना है, उनको किस प्रकार से पकाना है। और वो अंगूर की बेलें दैट राउंड, जो द थैच ईव्स दैट राउंड द वाइन्स, अब करेक्ट ऑर्डर में सेट कीजिए, विद फ्रूट, द वाइन्स दैट रन, द वाइन्स यानी वो अंगूर की बेलें, दैट जो रन आगे बढ़ रही होती हैं, राउंड चारों ओर, द थैच ईव्स इन कॉटेज के किनारों के चारों ओर जो आगे बढ़ रही होती है, रन यानी आगे बढ़ रही होती है। यानी कि किसी भी एक स्थान पर जो कॉटेज हो है, क्या क्या
ब्रेक के बाद रन आएगा क्या? हाँ, दैट के बाद रन आएगा, दैट द वाइन्स दैट रन राउंड द थैच ईव्स, द वाइन्स दैट रन राउंड द थैच ईव्स, यानी कि दोनों दोस्त मिलकर के जो है पूरे वातावरण में फलों को किस प्रकार से पकाना है उसकी योजना बना रहे होते हैं। और स्पेशली किसी भी कुटिया के किनारों के चारों तरफ फैली हुई जो अंगूर की बेलें हैं, उन अंगूर की बेलों में अंगूरों को किस प्रकार से पकाना है, उनमें किस तरह से रस भरना है, और पूरे वातावरण में जितने भी फल हैं उन्हें किस तरह से पकाना है, उनमें किस प्रकार से रस भरना है, इस चीज़ की योजना दोनों दोस्त मिलकर के बना रहे होते हैं। टू बैंड विद एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज, और साथ ही साथ एक और योजना बना रहे होते हैं वो, एक तो कुटिया के चारों तरफ किनारे के लिपटी हुई जो अंगूर की बेलें हैं उन अंगूरों को कैसे पकाना है और उन अंगूरों में रस कैसे भरना है, इस चीज़ की योजना बना रहे होते हैं। टू बैंड विद एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज, और साथ ही साथ योजना बना रहे होते हैं इस कुटिया के आसपास या चारों तरफ या इसके नज़दीक में उगे हुए जितने भी जो पेड़ हैं जिनके काई जमी हुई है, तो काई जमे हुए जितने भी इस कुटिया के आसपास जो पेड़ हैं उन पेड़ों को किस प्रकार से सेब से पका करके नीचे झुका देना है, इस चीज़ की योजना बना रहे होते हैं। अब देखो, कॉटेज ट्रीज का मतलब इस कॉटेज के आसपास लगे हुए पेड़, तो इस कॉटेज के आसपास लगे हुए पेड़ों के ऊपर जो एप्पल्स के ट्रीज हैं, उन एप्पल्स के ट्रीज को जब वो एप्पल पकेंगे तो पकने की वजह से उनकी डालियां बेंड हो जाएगी, तो उनकी डालियों को बेंड करने की योजना बना रहे होते हैं। अब बेंड करने की योजना बना रहे होते हैं, इसका मतलब उनको एप्पल्स को पकाने की योजना बना रहे होते हैं, क्योंकि जब एप्पल्स पकेंगे तभी तो उनकी वजन से डालियां नीचे बेंड होंगी, तो इसलिए अब ये काम वो कर रहे हैं। तो इसका मतलब पूरे वातावरण में जो है राइपनेस को फैलाने का काम कर रहे हैं दोनों दोस्त मिलकर के, इस चीज़ की योजना बना रहे हैं कि अपने को पूरे वातावरण में जितने भी जो फ्रूट्स हैं उनमें राइपनेस भरनी है। फॉर एग्जांपल, जैसे कॉटेज के चारों तरफ लिपटी हुई ये जो अंगूर की बेलें हैं, इन अंगूर की बेलों में अंगूरों को कैसे पकाना है, उनमें किस तरह से रस भरना है, ये योजना उनकी जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। साथ ही साथ कॉटेज के आसपास उगे हुए जो एप्पल्स के ट्रीज हैं, उन एप्पल्स के ट्रीज पर लगे हुए जो एप्पल्स हैं उनको किस तरह से पकाना है, जो काई जमे हुए पेड़ हैं और उन काई जमे हुए एप्पल के ट्रीज को जो कॉटेज के आसपास उगे हुए हैं उनको किस तरह से उनकी डालियों को झुकाना है। अब डालियां कब झुकेंगी, जब उनके फल पकेंगे तो उनके वजन से डालियां झुक जाएगी, तो उन डालियों को जो है उन एप्पल के ट्रीज को किस तरह से जो है नीचे बैंड करना है फलों को पका करके, इस चीज की योजना वो बना रहे होते हैं। ठीक है, बाकी फिर कल।